गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में अपन स्टडी कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज और सेल तक होता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होना यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना, ये डिपेंड करता है PO2, PCO2, H आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। ओके स्टूडेंट्स, अगर PO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि P का मतलब पार्शियल, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यदि ज़्यादा है, H आयन की कंसंट्रेशन लो है, PCO2 की वैल्यू लो है, टेम्परेचर लो है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है और ब्लड के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन ऑल बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने से ऑक्सीजन को जब डिसोसिएट करता है तो उस समय कंडीशन कुछ अपोजिट हो जाती है। इट मीन्स जब बॉडी पार्ट्स के अंदर PO2 की कंसंट्रेशन लो है यानी PO2 की वैल्यू तो लो है, H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, PCO2 भी हाई है, ठीक है, और टेम्परेचर भी हाई है, ऐसी कंडीशन में ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है और डिसोसिएट ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनके अंदर रिलीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कल पढ़ लिया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमने पहले कल भी बात की थी कि 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है, कार्बमिनोग्लोबिन के रूप में, या फिर आप इसे लिख सकते हो किस फॉर्म में, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट में मिला करके एक साथ कार्बमिनोग्लोबिन भी लिख सकते हो, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। किस फॉर्म में, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड है उसके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग, क्योंकि कार्बमिनोग्लोबिन कब बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, तभी वो क्या बनाएगी, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर ऑफ, या शॉर्ट में लिख दें किसके ऊपर डिपेंड करती है, PCO2 पे डिपेंड करती है, यानी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करती है। PO2 है वो इसके अंदर मेजर फैक्टर होता है जो PCO2 की बाइंडिंग है उसको अफेक्ट करता है। मेजर फैक्टर है इसीलिए तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन PCO2 की वैल्यू है वो तो कैसी है, हाई। ठीक है, PCO2 की वैल्यू हाई है, PO2 की जो वैल्यू है वो कैसी है, लो है। जस्ट मैंने आपको पीछे वाले में बताया उसका अपोजिट करना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब PO2 की वैल्यू हाई है, PCO2 कम है, H आयन कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है ना। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि जब PCO2 हाई है, PO2 लो है टिश्यूज के अंदर, ठीक है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, कि जब PCO2 हाई है, PO2 लो है किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर, तो उस समय ये CO2 किसके साथ जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ जाएगी
और क्या बनाएगी, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी। वेयर इज व्हेन PCO2 लो है, PO2 हाई है, यानी जस्ट अपोजिट हो गया कि PCO2 है उसकी वैल्यू तो क्या है, लो है, और PO2 है इसकी वैल्यू क्या है, हाई है। इसके अंदर टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज में नहीं होगी सॉरी, ये कहाँ होगी, एल्वोलाई के अंदर, ठीक है, ये कहाँ होगी, एल्वोलाई के अंदर होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कार्बमिनोग्लोबिन बना है इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जस्ट पहले वाले का उल्टा हो गया। तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी, और इस तरीके से आरबीसी के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है वो भी क्या करता है, अपनी प्रेजेंस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में किसकी प्रेजेंस के अंदर होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ जाती है, और वो साथ ही साथ क्या बनाती है, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन कर लेती है, और उन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में ये बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम टिश्यू के ऊपर देखें, यानी टिश्यू साइट के अंदर देखें, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन है किसमें, टिश्यूज के अंदर, और PO2 है उसकी वैल्यू अगर लो है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जब ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होगी और क्या फॉर्म करेगी, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, और अगर एल्वोलाई के ऊपर अपन देखें तो एल्वोलाई में PCO2 की वैल्यू तो लो है और PO2 की वैल्यू हाई है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई के थ्रू रिलीज हो जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लगभग 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए क्या बताया कि 100 ml ऑफ ब्लड है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे ही 100 ml ऑफ ब्लड है वो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये था टॉपिक आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बमिनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। ठीक है, इफ PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड PO2 इज लो एट टिश्यूज, यानी टिश्यूज के ऊपर या सेल्स के अंदर PO2 की वैल्यू तो लो है और PCO2 की वैल्यू हाई है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन टिश्यूज से के अंदर टिश्यूज से रिलीज होती है, ब्लड के अंदर पहुंच जाती है और क्या फॉर्म कर लेती है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेती है। लेकिन अगर अपोजिट कंडीशन होती है एल्वोलाई के अंदर, तो वहाँ एल्वोलाई में PO2 की वैल्यू तो हाई है और PCO2 की वैल्यू लो है। ऐसी कंडीशन में एल्वोलाई के अंदर इस कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में डिसोसिएट हो जाती है। एल्वोलाई के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और ब्लड है वो एल्वोलाई की वॉल के अंदर प्रेजेंट रह जाता है।
ओके बच्चों, तो ये था अपना टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन मेनली किसके द्वारा होता है वो हमें देखना है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूरल सिस्टम का। न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो मेडुला रीजन है, ब्रेन के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा जिसको बोलते हो, उसे हम सीधा शॉर्ट में कहते हैं ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला मेडुला रीजन। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो मेडुला रीजन है उस मेडुला रीजन के अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो सेंटर है ये क्या करता है? डिफरेंट रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं उनको मॉडरेट करता है। ठीक है ना, मेडुला रीजन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सेंटर प्रेजेंट है और ये मेडुला रीजन क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको नर्वस सिस्टम के थ्रू या न्यूरल सिस्टम के थ्रू क्या करता है? ब्रेन से बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचा दिए जाते हैं और इस तरीके से पूरी की पूरी जो प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती है अकॉर्डिंग टू PCO2 एंड PO2। ठीक है, कभी भी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। तो मेन बात इसके अंदर आपसे ये तो बहुत कम पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। छोटा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो रेगुलेट किसके द्वारा होती है। तो आप इसमें यही लिखोगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द न्यूरल सिस्टम बिकॉज इट्स मेन सेंटर आर प्रेजेंट ऑन द मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन कंडक्ट्स different informations related to respiration through nerve cells or nervous system, and according to PO2 and PCO2 and H ion concentration and temperature, transportation of oxygen and carbon dioxide is regulated in the body। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपको इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े थे कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसके कारण डिफरेंट डिजीज हो जाती हैं, वैसे ही रेस्पिरेशन से रिलेटेड भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है अस्थमा। सुना हुआ नाम होगा बच्चों आपका कि व्हाट इज अस्थमा। अस्थमा का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। भाई अस्थमा वाला जो होता है उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो हम सीधा ये कह सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो वो क्या कहलाती है? अस्थमा कहलाती है। एंड साथ में इसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं कि जैसे ही सांस लेता है तो सांस के साथ साथ कुछ व्हीजिंग साउंड है वो भी सुनाई देती है। व्हीजिंग साउंड का मतलब अस्थमा वाला पर्सन जब सांस लेता है तो उसके सांस के साथ घर घर की आवाज़ व्हीजिंग साउंड है वो भी हमें सुनाई देती है। प्रॉपर सांस लेने में उसे दिक्कत होती है, यही डिजीज़ कहलाती है अस्थमा। ठीक है, और अस्थमा होने का मेन कोज क्या है? इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यानी ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स हैं
उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या ठंड के कारण उसके अंदर कोई म्यूकस वगैरह इकट्ठा हो जाए, तो ये चीज़ें कहलाती हैं इन्फ्लामेशन। और ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन के कारण ही डिजीज होती है अस्थमा। तो अस्थमा आपके समझ में आ गया होगा कि अस्थमा डिजीज कौन सी है, जिसके अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, यानी सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, उसे हम बोलते हैं अस्थमा। और मेनली ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी जब क्रिएट हो जाती है तो उसके कारण डिजीज होती है अस्थमा। अस्थमा के बाद सेकंड जो डिजीज है वो है एम्फाइसीमा। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो कौन सी है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो डिजीज होती है इसे हम क्रोनिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्रोनिक डिसऑर्डर, क्योंकि एल्वोलाई की जो वॉल होती है उसके डैमेज हो जाने के कारण जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, क्या होता है क्रोनिक डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्वोलाई की जो वॉल होती है, ठीक है, वो एल्वोलाई की वॉल है उसके डैमेज हो जाने के कारण, ठीक है, वॉल ऑफ एल्वोलाई क्या हो गई, डैमेज हो गई। और वॉल ऑफ एल्वोलाई के डैमेज हो जाने के कारण क्या कंडीशन क्रिएट होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये वॉल ऑफ एल्वोलाई है, इसकी वॉल ये वाली अगर ये डैमेज हो गई तो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो भी क्या होगी, रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो भी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो गई डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं एल्वोलाई की जो वॉल है उसी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, तो एल्वोलाई की वॉल के डैमेज हो जाने के कारण रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस के डिक्रीज हो जाने के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। यही डिजीज कहलाती है एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा का मेन कॉज क्या है कि जो स्मोकिंग करने वाले पर्सन होते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ठीक है ना, उनके अंदर ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो व्हाट इज एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। एल्वोलाई की वॉल के डैमेज हो जाने के कारण जो सरफेस एरिया है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाने के कारण ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वही डिजीज कहलाती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा डिजीज होने का मेन रीज़न क्या है, स्मोकिंग। ठीक है, यानी बीड़ी और सिगरेट का जो धुआं है वो इसका मेन कोज है। ओके, नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, नौकरी पेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री है या कोई भी पत्थर या स्टोन का फॉर्मेशन करने वाली, पत्थर तराशने वाली, पट्टी बनाने वाली मार्बल इंडस्ट्री है, इनमें काम करने वाले जो भी वर्कर्स होते हैं वो हमेशा उनकी घिसाई, पत्थर की घिसाई करने पर उनसे उड़ने वाली डस्ट के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं और सांस जैसे ही लेते हैं तो उन डस्ट पार्टिकल्स को वो सांस के साथ कहाँ डाल लेते हैं, अपने लंग्स के अंदर डाल लेते हैं। तो उनके अंदर क्या होती है, एक परमानेंट रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसके अंदर क्या आते हैं, एक तो आता है सिलिकोसिस, यानी हमेशा सिलिकॉन फैक्ट्री है उसके अंदर वर्क करने वाले जो पर्सन है उनमें सिलिका हमेशा जाता है अंदर सांस के साथ और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी पाथ के अंदर
डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी सर्टेन इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे जो स्टोन ब्रेकिंग करने का काम करती हैं, स्टोन ग्राइंडिंग का काम करती हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होती है, और वो डस्ट पार्टिकल क्या होती है, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिफरेंट इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देती है, और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। तो ऐसे पीपल्स के अंदर होने वाला जो डिसऑर्डर है, उसी डिसऑर्डर को कहा जाता है कौन सा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने 2 टॉपिक्स पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड हमने पढ़ा डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड के थ्रू कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। ठीक है। अगर टिश्यूज़ के अंदर PO2 की अमाउंट कम है, PCO2 ज़्यादा है, तो क्या होती है, टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइंड हो जाती है, जबकि एल्वेलाई में इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है और रेस्पिरेटरी पाथवे के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है। ये तो था क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मीन्स रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। न्यूरल सिस्टम कंट्रोल रहता है किसके, ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन के मेडुला पार्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है। और ब्रेन का मेडुला पार्ट क्या करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशंस, जो भी इम्पल्सेस हैं उनके अगेंस्ट इंफॉर्मेशंस या ऑर्डर न्यूरल सिस्टम के थ्रू बॉडी पार्ट को देता है, और लगातार O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो चलता रहता है। इट मीन्स ब्रीथिंग की प्रोसेस रेगुलेट रहती है। उसके बाद हमने पढ़े कुछ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, जिसमें हमने फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, एक टाइप की ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, यानी इसमें सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी होती है। क्यों, क्योंकि इसके कारण ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट अस्थमा। सेकंड डिसऑर्डर था एम्फाइसीमा, जिसे क्रोनिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है कि वॉल ऑफ एल्वेलाई है वो डैमेज हो जाती है, और जिसके डैमेज होने के कारण रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, और जनरली स्मोकिंग करने वाले जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ मिलती है। और थर्ड डिजीज़ हमने पढ़ी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनका ऑक्यूपेशन ही क्या है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्क करना जहाँ धूल मिट्टी के कण ज़्यादा उठते हैं, यानी कोई स्टोन की ग्राइंडिंग करना या स्टोन है उनकी कटिंग करना। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले जो पीपल हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल उनके रेस्पिरेटरी पाथ के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 17 कंप्लीट है। इसके नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको सेंड कर दिए। एक दो जो आपका बचा हुआ होगा क्वेश्चन, वो या तो नोट्स के अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको जब भी आपकी क्लासेस लगेंगी दोबारा ये चैप्टर समझाते हुए वो आपको लगवा दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।